हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब। मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल है। क्या आपको नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब पता है? जी हाँ, बिल्कुल पता होगा आपको नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब। तो कौन से नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं? जैसे कि वाटर, एयर, सॉइल। आपको पता है इन सब की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। हर नेचुरल रिसोर्सेज की कुछ प्रॉपर्टीज है। हर नेचुरल रिसोर्सेज का अपना एक यूज है। और उसके अंदर भी कुछ सब टाइप्स होते हैं। क्या आप ये सब जानना चाहते हो? अगर आप जानना चाहते हो तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका इस लेक्चर में। चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दिस इज द थर्ड चैप्टर, राइट? दिस इज द थर्ड चैप्टर फ्रॉम क्लास 7 स्टैंडर्ड। गाइज यहां पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा वन शॉर्ट वीडियो। क्या दिख रहा होगा आपको? वन शॉर्ट वीडियो। तो जी हाँ, ये है वन शॉर्ट वीडियो फ्रॉम क्लास 7। वन शॉट का मतलब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस एक वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। माइट बी पॉसिबल कि मेरा शर्ट बदल जाए बीच में, क्योंकि मैं अलग अलग पार्ट पे रिकॉर्ड करूंगा। बट ये वीडियो को मैं पूरा एक वीडियो बना के पब्लिश करूंगा। एंड कोशिश तो यही रहेगी कि सारे वीडियोस वन शॉट आए, बट टाइम परमिट नहीं करता है दोस्तों। बट ये चैप्टर पक्का वन शॉट रहेगा। तो आई होप आप इंजॉय करोगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो वीडियो को थोड़ा आगे तक देख करके सब्सक्राइब कर देना, या तो अभी सब्सक्राइब कर दो। मुझ पे भरोसा कर सकते हो आप। लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दो। मैंने कहा लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दो दोस्तों। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करता है, काफी कुछ सीखना है, तो शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, चैप्टर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो चलिए शुरू करते हैं, काफी मजा आने वाला है। तो गाइज देखो, कहीं कहीं मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, कहीं कहीं मैं सब कुछ पढ़ के बताऊंगा। तो टोटली डिपेंड करता है कि अंदर क्या चल रहा है टेक्स्ट बुक के अंदर। और मैंने टेक्स्ट बुक खोला है क्योंकि आप 7th स्टैंडर्ड में हो और आपको अभी अभी आप 7th में आए हो 6th स्टैंडर्ड से, तो आपको थोड़ा सा टेक्स्ट बुक से समझना चाहिए चीज़ों को, राइट? थोड़ा समझो, थोड़ा इंजॉय करो पढ़ाई को, ठीक है? तो क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा होने वाला है तो टाइम का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वन शॉट वीडियो है, ठीक है? तो हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे बीच बीच में और मजा आएगा पढ़ने में बेसिकली। तो गाइज, जैसा कि चैप्टर का नाम आप लोग देख ही पा रहे हो, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो अब यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस को थोड़ा सा समझते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेस क्या होता है। हालांकि जब हम नीचे आएंगे तो हमें नेचुरल रिसोर्सेस तो पता करना ही है, बट नेचुरल रिसोर्सेस मतलब वो चीज, रिसोर्सेस मतलब जो हमें कहीं से मिल रहा है, ठीक है? तो बेसिकली नेचुरल मतलब जो नेचर से जो चीजें हमें मिलती हैं उसे हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जिसे इंसान खुद ब खुद नहीं बनाता है, वो आपको नेचर से मिलता है। इट इज कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल एयर। क्या हम में से कोई ऑक्सीजन बनाता है? जी नहीं। ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं, क्या अभी जो मैं ऑक्सीजन को ब्रीथ कर रहा हूँ वो मैं बना के कर रहा हूँ? जी नहीं, वो पेड़ बना रहा है। पेड़ क्या है? नेचुरल है। तो ये भी एक नेचुरल रिसोर्स हो गया, ठीक है दोस्तों? जैसे कि एक प्लांट जो सीड से आता है, ये एक नेचुरल रिसोर्स है। बारिश एक नेचुरल रिसोर्स है। सॉइल, एयर, वाटर, ये सारी की सारी नेचुरल रिसोर्सेस है दोस्तों। तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझा दिया कि नेचुरल रिसोर्सेस क्या होता है। तो अब आते हैं नीचे, लाइन बाय लाइन चलते हैं और हर एक चीजों को समझते हैं। तो यहाँ पे ना बहुत ही प्यारा सा कुछ तो दिया हुआ है, ठीक है? जिसे इन लोगों ने कहा है लेट्स रिकॉल। अब ये लेट्स रिकॉल से मतलब क्या है इन लोगों का, कि मतलब ये हमें पहले से आता था, हमें इसे वापस याद करना है। तो ये पूछ रहा है विच आर द गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। एयर के अंदर कौन से गैस प्रेजेंट होते हैं? तो मेरे हिसाब से एयर के अंदर तो बहुत सारे गैसेस हैं, ठीक है? वाई इज एयर कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर? देखो, मिक्सचर दो तरीके का हो सकता है, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है? अब एयर के अंदर बहुत सारे गैसेस मिक्सड है। होमो मतलब सेम, ठीक है? तो एयर के अंदर बहुत सारे गैसेस है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट? हाइड्रोजन। ऐसे बहुत सारे गैसेस है एयर के अंदर, ठीक है दोस्तों? तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे गैसेस है। अब अगला सवाल इन्होंने पूछा है व्हाट आर द यूजेस ऑफ वेरियस गैसेस इन द एयर। हर गैस का अपना अपना एक यूज है। जैसे नाइट्रोजन, अच्छा चलो ऑक्सीजन को समझते हैं सबसे पहले। ऑक्सीजन का यूज क्या है? हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं ब्रीथ करने के लिए, मतलब सांस लेने के लिए। पेड़ ऑक्सीजन छोड़ता है। पेड़ का एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है,
ठीक है, और ऑक्सीजन देता है। रात को पेड़ ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, थोड़ा सा उल्टा होता है। डू यू नो दैट? अगर आपको नहीं पता तो रिसर्च जरूर करना। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको समझा दिया है। आप सोच रहे हो सर पिछले 2 लेक्चर में क्या रफ्तार से पढ़ा रहा हो, आज कितना सुकून से पढ़ा रहा है। एक्चुअली आई एम एंजॉइंग इट। तो दोस्तों अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। अब हमें क्या देखना है? प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। तो बढ़ते हैं आगे। पहले तो समझ लेते हैं एयर मतलब क्या हुआ। एयर मतलब हवा। सर क्या जोक मार रहा है, एग्जैक्टली एयर मतलब हवा, सही है ना? चलो फिर, एयर इज ऑल अराउंड अस। हवा हमारे चारों तरफ है, वारा 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 ठीक है। वी कैनॉट सी इट, हम हवा को नहीं देख सकते। तुम्ही वाराला बघू शकतात का? कैन यू सी एयर? इट्स एन abstract thing, you cannot see it, you can just feel it, right? Yet we feel the presence of air. अभी बताया ना, you can just feel it. When we inhale, air is taken in through the nose. क्या लिखा है लोगों ने? जब हम सांस लेते हैं तो एयर हमारे नाकों से अंदर जाता है। उसके बाद है if we blow our hand through our lips, we can feel the air. जैसे कि ये मेरा हाथ, ये मेरा मुंह, और मैंने मारा फूक। थूक नहीं बे, फूक आई कैन फील इट। आप करके देखो, अपना हाथ लो और फूको। मैंने कहा फूको, थूको नहीं, ठीक है? नहीं तो फूको, ठीक है? तो आपको क्या फील होगा? एयर फील होगा, राइट? तो चलो दोस्तों आगे चलते हैं। यहां पे इन लोगों ने कुछ तो कहा है, ट्राई दिस, इसे करके देखिए ये करके दिखाओ। तो चलो करके दिखाते हैं। ये कह रहा है, अच्छा यहाँ पे देख के समझ में आ रहा होगा आपको ये क्या कह रहा है एक्चुअली, फिर भी हम लोग समझते हैं। तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूं मैं। टेक अ स्टिक फ्रॉम अ ब्रूम, ब्रूम मतलब झाड़ू, ठीक है? और पेपर और प्लास्टिक स्ट्रॉ, पेपर या प्लास्टिक स्ट्रॉ ले लो आप, ठीक है? टाई अ थ्रेड ऑन इट सेंटर एंड हैंग इट सो दैट इट रिमेन्स हॉरिजेंटल। इसको इस तरीके से आप एक झाड़ू, स्ट्रॉ या कुछ भी ले लो और उस पर एक धागा ऐसे बांध दो कि वो इस तरीके से हॉरिजेंटली लाई करे। मतलब ये एक स्टिक है मान लो, इस पे बीच में एक धागा बांधो और इसको इस तरीके से लटका दो, ठीक है? टाई 2 रबर बलून्स ऑफ सेम साइज, 2 बलून लगाओ सेम साइज का, साइज सेम होना चाहिए, ठीक है? एट द 2 एंड्स ऑफ द स्टिक, 2 एंड ऑफ द स्टिक। आप डायग्राम में देख पा रहे हो, आई थिंक आप रिलेट कर पा रहे हो डायग्राम में देख के। सी टू इट द स्टिक रिमेन्स हॉरिजेंटल, नाउ रिमूव 1 बलून। अब दोनों बलून सेम साइज का है, हवा सेम है तो हॉरिजेंटल रहेगा। आप एक बलून को निकाल दो, ठीक है? इन्फ्लेट इट एंड टाई इट अगेन एज इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अभी देखो बलून को फुका के नहीं लगाया था, पहले अपन ने ऐसे लगाया था। अब एक बलून को सब फुका दो, ठीक है? कॉमेडी कर रहा हूं मैं, ठीक है? और एंड टाई इट अगेन एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जहां से आपने निकाला तो वहीं लगा दो। डज द स्टिक रिमेन हॉरिजेंटल? क्या वो स्टिक हॉरिजेंटल रहेगा? देखते। द स्टिक गोज डाउन ऑन द साइड ऑफ द इन्फ्लेटेड बलून, दिस मीन्स दैट एयर हैज वेट। करके देखो, एक स्ट्रॉ लो, 2 बलून लगाओ, एक में हवा भरो, एक में मत भरो। सेम साइज का बलून है, लेकिन जिस तरफ हवा रहेगा ना उस तरफ स्टिक नीचे जाएगा, उस तरफ स्टिक नीचे जाएगा। मतलब कि एयर के पास वेट होता है। कमाल है, एक प्रॉपर्टी सीख ली हमने, एयर हैज वेट, ठीक है दोस्तों? तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है? दिस मीन्स कि एयर हैज वेट, एक प्रॉपर्टी तो हमने सीख ली। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है? थोड़ा सा पेन रेडी लेने देता हूं, चलो। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर में गैसेस का मिक्सचर है, देयरफॉर लाइक ऑल अदर मैटर इट हैज मास एंड वेट। देखो मैटर मतलब क्या होता है? अभी तुम लोग सोच रहे हो सर मेरा ना बहुत पहले किसी के साथ मैटर चालू था। किसी के साथ इन द सेंस किसी दोस्त दुश्मन के साथ, ठीक है? गलत मत सोचने का, बच्चा हो तुम लोग अभी, ठीक है? तो हर मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि मैटर के पास एक होता है मास और दूसरा होता है वेट। व्हाट इज मास? मास मतलब द अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड द बॉडी, मतलब उसके अंदर कितना मैटर है। व्हाट इज वेट? मास को मल्टीप्लाई कर दो, उस पर कितनी ग्रेविटेशन एक्ट हो रही है, दैट इज वेट, ठीक है दोस्तों? तो अब आगे चलते हैं। हर मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके पास मास और वेट होता है। तो आगे देखते हैं, फिर से कुछ बोला इन लोगों ने दूसरा। टेक एन इंजेक्शन सिरिंज, ये इंजेक्शन सिरिंज ले लो, ये वाला, ठीक है? विदाउट द नीडल, जिसमें नीडल नहीं हो, किसी को चुभोना नहीं है। पुल इट्स पिस्टन, इसका जो ये पिस्टन है, ये जिसको आप खींचते हो उसको निकालो, ठीक है? एंड ऑब्जर्व इट एज यू डू सो, और उसको ऑब्जर्व करो, एब्जॉर्व नहीं करो। इसको जब इस तरीके से खींचोगे ना तो आपको फील होगा, ठीक है, कि उसमें एयर भर रहा है, ठीक है? द पिस्टन कैन बी पुल्ड आउट इजिली, अभी पिस्टन आसानी से खींचा जा सकता है। द पिस्टन देन रिमेन्स एट द सेम पोजिशन इवन इफ यू लेट इट गो। नाउ क्लोज
an inlet hole and the syringe tightly add with your thumb. Pull the piston and let it go. If the force required to pull out the piston more or less before, does the position remain as it was? Let it go. The molecules of the gases in the air are in constant motion. When these molecules strike a body, they create pressure on that body. The pressure of the air that we call is atmospheric pressure. मतलब ये कह रहा है कि जब आप इसको इस तरीके से डायरेक्ट खींचोगे तो हवा डायरेक्ट उसके अंदर भर जाएगा और ये आ जाएगा, बट जब उसके ऊपर आप उंगली रख के इसको खींचने की कोशिश करोगे, मुझे पूरा भरोसा आप में से कितने लोगों ने किया होगा होली में पिचकारी के साथ, मैंने तो किया है भाई, ठीक है, तो वो जल्दी बाहर नहीं आता, राइट, वो जल्दी बाहर की तरफ नहीं आता, वाई, क्योंकि उसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं, तो एयर प्रेशर क्रिएट हो जाता है उसके अंदर, दैट इज द रीजन, और वो अपने पोजीशन पे भी रहता है खींचने के बाद, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द प्रेशर। तो इससे हमें समझ में आता है कि एयर के पास प्रेशर भी है, और इसी प्रेशर को जो एयर एक्सर्ट करता है इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखो, मतलब मैंने तो ऑलरेडी समझा दिया आपको, बट फिर भी, ऑन पुलिंग द पिस्टन विद द इनलेट होल ऑफ द सिरिंज क्लोज्ड, मोर स्पेस becomes available to the air in the syringe and it becomes rarefied. As a result, the pressure of the air in the syringe is lowered. ठीक है, comparatively the pressure outside the air is very high. This is why when the pulled out piston is released, it immediately pushed in. It is the experiment is replaced holding the syringe in different position like vertical, horizontal or inclined. The position is found to be into the same extent in all the causes. From this we can say that atmospheric pressure is same in all the direction. मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया सिरिंज को इस तरीके से खींचने का, और जब सपोज करो ना ये एक सिरिंज है, डायरेक्टली खींच लिया, आसानी से खींच गया, बट जब इसके अंदर हवा भर गया, अब मैं इस डायरेक्शन से खींचूं, इस डायरेक्शन से खींचूं, इस डायरेक्शन से खींचूं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चारों तरफ एयर तो बराबर ही है। इसका मतलब यह है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह बराबर होता है। अभी मैं यहां पे बैठा हूं, अगर मैं थोड़ा सा इधर खसक जाऊं या थोड़ा सा इधर खसक जाऊं तो मैं ऐसे दब रहा हूं क्या? जी नहीं, दैट मीन्स कि एयर प्रेशर हर जगह बराबर है, राइट। उसी तरीके से जब मैं सिरिंज पे इस तरीके से उंगली रख के उसको खींचता हूं और जब मैं उसको छोड़ता हूं तो वो फट से आगे जाता है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द एयर प्रेशर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दूसरा जो हमने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मतलब वही है, मतलब लेकिन हमने अच्छे से समझा, वो है, तो पेज नंबर 16 पे दोस्तों हमने पहली चीज सीखी कि एयर के पास वेट होता है, क्योंकि एयर भी एक मैटर है, ठीक है, तो उसके पास मास और वेट होगा। दूसरा हमने सीखा एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट करता है, और तीसरा हमने सोचा नहीं, हमने सीखा, सब बदल गए मेरे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम होता है। तो आई होप गाइज कि यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। पेज नंबर 16 एकदम अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है और पूरी तरीके से इसको समझ लिया है। अब हमारा अगला पॉइंट है पेज नंबर 17, ठीक है। अब देखो बच्चों, पेज नंबर 17 पे ना इन लोगों को बोला, इज देयर एनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द मून? ये आपका काम है, ठीक है, क्या मून पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, या पता करो, इट्स योर होमवर्क, ठीक है। चलो दोस्तों, तो ये सारी चीजों को छोड़ देते हैं और यहां पे आ जाते हैं ऑब्जर्व एंड डिस्कस। ये कह रहा है कि आप ऑब्जर्व करो और फिर आप डिस्कस करो, ठीक है। तो इस पॉइंट को देखेंगे, ठीक है। तो मैं पेंसिल ले लेता हूं आपकी बारी, ठीक है। टेक सम वाटर इन अ प्लास्टिक कप। ये जो एक कप है इसमें बोल रहा है थोड़ा सा पानी ले लो, ठीक है। होल्ड अ स्ट्रॉ अपराइट इन इट। उस पर एक स्ट्रॉ खरीद करके रख दो। Hold a small piece of another straw near the upper end of the first straw and perpendicular to the straw. मतलब इससे दूसरा एक स्ट्रॉ ले लो, इस तरीके से इस स्ट्रॉ के ऊपर इस तरीके से परपेंडिकुलर रख दो। परपेंडिकुलर मतलब ऐसे 90 डिग्री बना रहा है, मस्त बनाया ना मैंने, ठीक है। बहुत हार्ड जब मैं हार्ड पढ़ता हूँ ना मुझे ये गाना आ जाता है, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, ठीक है। बिलो द हार्ड blow hard through the small pipe of the straw, you will see fountain of water. Why this happen? मतलब कि इस वाले स्ट्रॉ से ये बोल रहा है कि आप मजबूत फूंक मारो, जब आप फूंक मारोगे तो आप फाउंटेन ऑफ वाटर देखोगे। इस तरीके से फाउंटेन ऑफ वाटर मतलब पानी के फुव्वारे देखोगे आप, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऑन ब्लोइंग थ्रू अ स्ट्रॉ द एयर एट इट्स ओपन एंड इज पुश्ड अवे एंड हेंस द प्रेशर ऑफ द एयर एट द ओपनिंग गोज डाउन। मतलब ये कहना चाह रहा है ऑन ब्लोइंग थ्रू द स्ट्रॉ द एयर एट इट्स ओपन एंड पुश्ड अवे, ठीक है, एंड द प्रेशर ऑफ द एयर एट द ओपनिंग गोज डाउन। मतलब कि यहाँ पे जब हम इससे फूक मार रहे थे, बहुत हार्ड फूक ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो ब्लो हो गया और वहां पे प्रेशर कम हो गया, राइट। तो यही लिखा है यहाँ पे। और आगे देखो, एज द प्रेशर ऑफ द एयर नियर द अपर एंड ऑफ द
erect straw become less, the atmospheric pressure, the water in the cup it pushed from where the pressure is higher, where it is lower at is and the upward direction, and the water comes out in form of fountain. मैं समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है. The more forcefully you blow, the higher will be the fountain. This straw fountain works on बर्नौलीज प्रिंसिपल. ये जो स्ट्रॉ फाउंटेन बनाया हमने दोस्तों, ये बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है और मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है. हमेशा याद रखना, कोई भी फ्लो जब होगा तो वो हमेशा, ओ ये कमाल हो गया राइट, हायर एंड टू लोअर एंड होता है. कहाँ पे होता है? लोअर एंड. मेरी अच्छी हैंडराइटिंग के लिए मुझे माफ कर देना. हायर एंड टू लोअर हैंड, हमेशा एंड, हैंड नहीं एंड फ्लो होता है. और जब हम यहाँ पे फूक मार रहे थे बेसिकली, तो शायद थूक भी मार रहे थे, ठीक है, तो ये नीचे से फूक के साथ वहाँ पे प्रेशर कम हो गया और नीचे से प्रेशर ज़्यादा है, मतलब एयर प्रेशर में डिफरेंस आया. एक जगह लो है, एक जगह हाई है, एक जगह लो है, एक जगह हाई है, हाई टू लो फ्लो हुआ. जितना जोर से प्रेशर फूक मारोगे उतना प्रेशर कम होगा, उतना हाई टू लो होगा और उतना मजबूत फाउंटेन दिखेगा, जो कि बर्नौली प्रिंसिपल पे काम कर रहा है दोस्तों. तो मैंने आपको ये भी समझा दिया है. अब ये फिर से कह रहा है यूज योर ब्रेन पावर, अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए. और अब की बार भैया क्या कह रहे हैं? भैया नहीं, ये तो दीदी है एक्चुअली. ऊपर वाले भैया थे या दीदी थे? अच्छा, फाइंड आउट वाले भैया हैं, डू यू नो वाली दीदी है, और ऊपर वाले दीदी भैया और सर भी है लैब असिस्टेंट. ओके, तो चलो हमारी दीदी क्या बोल रही है देखते हैं. तो हमारी प्यारी दीदी जो कि मुंह में पेंसिल दबा करके कहना चाह रही है, What is the effect of increased temperature on the pressure of air? अगर तापमान को बढ़ा दिया जाए तो हवा के प्रेशर को हिंदी में क्या कहते हैं? मुझे नहीं आता. ठीक है, प्रभाव पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, प्रेशर को प्रभाव कह सकते हैं, आई डोंट नो. तो प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा अगर एयर का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो प्रेशर पे क्या होगा? अब इस चीज को समझना है. तो देखो, टेम्परेचर बढ़ा देना अच्छा, सबसे पहले एक बात बताओ तुम लोग को, मैं ना अभी तुम लोग को थोड़ा सा ज्ञान देता मैं. देखो, टेम्परेचर मतलब क्या होता है? ठीक है, टेम्परेचर मतलब क्या होता है? टेम्परेचर मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ अ बॉडी. याद रखना, टेम्परेचर हम कैसे पता करते हैं? जैसे मेरे पास ये पानी है, ये पानी थोड़ा ठंडा है, तो मैं इसको छूता हूं तो ये गर्म है या ठंडा है ये मुझे पता चल जाता है. और ये अगर इसको मैं छू, ये गर्म हो, तो मुझे छू के पता चलेगा कि ये गर्म है. तो बेसिकली टेम्परेचर मतलब होता है कि एक बॉडी कितना गर्म है या कितना ठंडा है. कमाल है. चलो फिर दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और ये वाले एक्सपेरिमेंट को करते हैं. और हमारे लैब असिस्टेंट वाले भैया, ठीक है, हमारे लैब असिस्टेंट वाले भैया यहाँ पे एकदम मस्त एक बिकर में क्या लेके बैठे हैं? चाय ऑरेंज जूस ऑरेंज जूस लेके बैठे हैं शायद, और बर्फ में डालने जा रहे हैं यहाँ पे दोस्तों. और बर्फ में डाल के ये कुछ तो करिश्मा करने वाले हैं, मुझे नहीं पता क्या. एंड बोल रहे हो वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्टेड आउटसाइड द ग्लास, प्रेशर वगैरह, प्रेशर और टेम्परेचर का कुछ रिलेशनशिप समझेंगे हम ये पढ़ के. और फिर दीदी ने फिर से कुछ बोला है, यूज योर ब्रेन पावर, एंड फिर से भैया आके बोल रहे हैं, ना दीदी ना अब वो पूरा का पूरा पानी का बोतल डाल दूंगा मैं. ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमें ये सब चीजें देखनी है, और देखनी तो है ही. तो चलिए देखते हैं. तो गाइज, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्राई दिस, ठीक है. तो ये ट्राई दिस में देखते हैं कि हमें क्या ट्राई करना है. तो मैं चलता हूं अपने प्यारे से पेंसिल भैया के पास, और पेंसिल में आने के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं. व्हेन देयर एग्जिस्ट अ डिफरेंस इन द एयर प्रेशर एट टू डिफरेंट प्लेसेस. ये बता रहा है कि जब दो जगह पे एयर प्रेशर का डिफरेंस होता है, द एयर स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम प्लेस ऑफ हायर प्रेशर टू द प्लेस ऑफ लोअर प्रेशर. जैसा कि मैंने आपको यहीं पे बताया था, कोई भी चीज में अगर प्रेशर का या फिर डिफरेंस आएगा तो हायर से लोअर हमेशा फ्लो होगा. गाइज, आगे चल के ये बता रहा है, at the same time at such times we feel a breeze or a wind blowing. Those winds are an effect of the difference in the air pressure. तो जो आपको विंड का महसूस होता है, विंड मतलब हवा का झोंका, ठीक है. तो जो हवा का झोंका दोस्तों आपको महसूस होता है, वो बेसिकली यही हायर और लोअर एयर प्रेशर के कारण होता है. आप लोगों को कमाल है, सीख गए. चलो, यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन द लेसन कॉल्ड विंड इन ज्योग्राफी. तो साइंस कह रहा है कि आप ज्योग्राफी में जाकर के इसके बारे में और ज्यादा सीखोगे. और ज्योग्राफी कहता है कि आपने ये साइंस में सीख लिया है,
इसी तरीके से चलता है टेक्स्ट बुक में तो बेसिकली। तो चलो दोस्तों, लेकिन आप सीखोगे विंड के बारे में, मतलब कौन से दिशा में विंड ब्लो होती है, कौन से एरिया में कितनी विंड है, एंड विंड को कैसे मेजर करते हैं, एवरीथिंग यू विल लर्न इन दैट। ओके, इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ जोक। ठीक है, टेक आइस क्यूब्स, ये भैया लैब वाले भैया कह रहे हैं, टेक आइस क्यूब इन क्यूब नहीं है क्यूब्स, आइस क्यूब्स इन अ ग्लास अप टू 3/4 ऑफ इट्स हाइट, मतलब एक 3/4 हिस्से तक उसमें बर्फ भर दीजिए। नाउ ऑब्जर्व व्हाट हैपन, अब अनुमान मतलब अब ध्यान दीजिए कि क्या हो रहा है, अनुमान नहीं लगाइए। हाउ डिड द वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास, ये बाहर में जो ऐसा बोल रहा है ये बंदा कि ऐसा 3/4 तक बर्फ डाल दिया, और उसके बाद बोल रहा है ऐसा देखने के लिए मस्त ऊपर ऐसा ऑरेंज का जूस लेकर के, और ये बोल रहा है इधर ऐसा ड्रॉपलेट ऐसा दिख रहा है क्या तुम लोग, ऐसा छोटा छोटा सा ड्रॉपलेट है उधर, छोटा छोटा सा ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट, ये क्यों आया? अरे कॉमन सेंस है भाई, आसपास हवा है, उसका टेम्परेचर अलग है, उससे टकरा है इसके लिए। लेकिन देखते क्या लिखा है, ठीक है। ड्यू टू द आइस क्यूब्स द ग्लास एयर सराउंडिंग द ग्लास कूल्स डाउन, आइस क्यूब के कारण ग्लास ठंडा हो गया, और ग्लास ठंडा हो गया तो उसके आसपास का माहौल भी थोड़ा सा ठंडा हो गया, माहौल बना दिया ग्लास ने। ठीक है, एज द वाटर वेपर इन द एयर कूल्स डाउन, जैसे कि वाटर वेपर इन द एयर, एयर के अंदर जो वाटर वेपर है बेसिकली वो ठंडा हो चुका है, इट कंडेंस एंड गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वाटर, तो मतलब जो वेपर है, वेपर मतलब पानी गैसियस फॉर्म में, तो जब वो ठंडा होता है तो वो कंडेंस हो जाता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इट इज दिस वाटर दैट कलेक्ट्स द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, तो ये वही पानी है जो हमने यहाँ पे दिखाया है जो आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास में है। The level of humidity is different in different places. Similarly, the humidity level also change from the time to time during the period of a single day. और इसी तरीके से जो हमारे आसपास का जो ह्यूमिडिटी होता है, ठीक है, जो मौसम में थोड़ा सा बदलाव आता है, ठीक है, मतलब कभी अचानक ठंडी होने लगती, कहीं गर्मी होने लगती, कभी धूल सा छा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ह्यूमिडिटी जो मौसम का एक प्रकार है, ठीक है, जो ह्यूमिडिटी होती है ये इसी कारण होती है बेसिकली। तो अब आगे चलते हैं। द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी, थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला गया है ठीक है। The level of humidity of air is determined by its capacity. Humidity का level उसकी capacity से determined होता है to hold the water vapor, कि अब वो जो air है वो कितना water vapor को अपने अंदर hold करके रख सकता है, तो उससे हम humidity determine करते हैं। सर में खुजली हो रही है, ठीक है। During the night or at the dawn when the temperature of the air is low, its capacity to hold vapor is less, मतलब अगर टेम्परेचर कम होगा तो उसकी कैपेसिटी कम होगी वाटर वेपर को होल्ड करने की। क्यों? क्योंकि कंडेंस होके गिर जाएगा, वो जो ओश बोलते हो ना आप, ड्यू ड्रॉप्स, ओश, ठीक है वो। एट सच टाइम द एक्सेस वाटर वेपर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वाटर ड्रॉपलेट, दिस इज कॉल्ड एज ड्यू, ओश। ऐसे टाइम में जब ह्यूमिड मतलब जब तापमान थोड़ा कम होता है और वाटर ड्रॉपलेट्स को एयर होल्ड करके नहीं रख पाता तो हमें ओश दिखते हैं, ठंडी के मौसम में होता है बेसिकली ये। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है आगे चल के, in the afternoon, दोपहर के समय, when the temperature of the air is high, the capacity of the air to hold the moisture also increases. जब दोपहर के समय जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है मॉइस्चर को होल्ड करने की। Then compared to the full capacity of hold water, the proportion of the moisture in the air is less and we feel air is dry, और तब हमें लगता है कि एयर ड्राई है। The proportion of water vapor in the air is high during the monsoon and in coastal areas. तो ये जो proportion of water vapor है वो हाई रहता है मानसून के टाइम पे इन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया मतलब समुद्री इलाका, ठीक है, समुद्र के आसपास, पानी वानी के आसपास, नदी वदी के पास। एज अ रिजल्ट वी फील डैम्पनेस और ह्यूमिडिटी, इसी के कारण हम डैम्पनेस या फिर ह्यूमिडिटी को फील करते हैं वहां पे। दोस्तों आगे चल के देखते हैं क्या लिखा है। इन द समर वेट क्लोथ्स ड्राई क्विकली बट इन द रेन्स दे डू नॉट, व्हाई दिस इज सो। अब ये बंदी ने फिर से पूछा पेंसिल मुंह में लेके, ठीक है, कि समर के समय जो कपड़े होते हैं बहुत जल्दी सूख जाते हैं मगर बारिश के समय क्यों नहीं होती? क्योंकि बेटा टेम्परेचर का अंतर है ना, गर्मी का अंतर है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ बहुत ही सुंदर सा फिर से इन्होंने कहा है, यूज योर ब्रेन पावर, अपने दिमाग के बत्तियों को जलाइए और इस्तेमाल करिए। जाइए मेंटोस खा के आइए, एक ब्रेक लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, जाइए थोड़ा मेंटोस खा के आइए, मैं भी जाता हूँ। हाय, वापस आ गया ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। डिप एन अनकॉक्ड इन्वर्टेड एम्प्टी बॉटल इन अ स्लैंटिंग पोजीशन इनटू द वाटर इन अ वाइड कंटेनर। बहुत कुछ बोल दिया इसने एक बार में। ये कह रही है कि एक अनकॉक्ड मतलब बॉटल को ऐसे खोल के और एक बड़े से बकेट में पानी से भरा हुआ इसको डाल दो, उल्टा करके, इन्वर्टेड, उल्टा करके डालो, ठीक है। उसके बाद ये कह रही है, और उसको देखो क्या सुंदर दृश्य है, नजारा कितना अच्छा, देखो देखो, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
What changes takes place in the balloon on filling air in it? बलून क्या बोल रही है ये? अभी इसने मस्त बॉटल का बात किया, अभी ये बोल रही है बलून। चीटिंग चीटिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये बोल रही व्हाट चेंजेस टेक प्लेस इन बलून ऑन फिलिंग एयर इन इट। बलून के अंदर हवा भरने से क्या अंतर दिखता है दोस्तों आपको? मैं स्टाइल नहीं मार रहा हूँ, गर्मी है, पंखा बंद है, ठीक है। तो गरीब वही, एसी नहीं है घर पे, तुम लोग वीडियो देखो यार। ठीक है, तो व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस इन बलून ऑन फिलिंग द एयर इन इट। एयर भरने से बलून क्या होता है? बड़ा हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। वी नो दैट फ्रॉम द एक्टिविटी अबोव द एयर हैज प्रॉपर्टी लाइक ऑक्यूपाइंग स्पेस। तो हमें इनसे समझ में आता है बेसिकली, जब आप ये बॉटल को ऐसे डालोगे ना दोस्तों, तो आप देखो यहाँ पे ऐसे बबल निकलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो एयर के पास एक प्रॉपर्टी है कि वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है। हैविंग अ सर्टेन वॉल्यूम ऑक्यूपाइंग मास एंड वेट, और अगर उसका वॉल्यूम भी हो तो मास और वेट भी ऑक्यूपाई करता है। तो हमने ऊपर ही देखा था। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सम गैसेस। एयर एक मिक्सचर है फाइन पार्टिकल का, बहुत सारे गैसेस से बन के एयर बनता है। डस्ट, स्मोक एंड मॉइस्चर, इसमें डस्ट, स्मोक और मॉइस्चर भी होता है, ठीक है। व्हेन रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन दिस माइन्यूट पार्टिकल, द पार्टिकल स्प्रेड इन द लाइट इन ऑल डायरेक्शन, दिस नेचुरल फिनोमेनन इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके घर में सुबह सुबह लाइट आ रही है, उसमें आपको बहुत सारे डस्ट दिख रहे हैं? अगर आपने ये देखा है तो इसी फिनोमेनन को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए दोस्तों, तो इतना कुछ है नहीं इसमें। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर तक जाने से पहले हम लोग ये सब डिस्कस करके, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो पे एक ब्रेक लीजिए और बाकी का वीडियो आप थोड़ी देर बाद देखिए। इट्स अ ऑनेस्ट रिक्वेस्ट। मैं कतई नहीं कहूंगा कि आप 3 घंटे का वीडियो बन रहा है तो 3 घंटे का वीडियो पूरा देखो, ठीक है दोस्तों। मैं नीचे टाइम स्टैम्प भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो जो टॉपिक आपको चाहिए होगा ना, उस टॉपिक पर क्लिक कर करके भी देख सकते हो आप। 10 दिन में भी देखो चैप्टर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा फर्ज है मैं आपको सिखाऊं, मुझे अच्छा लगता है सिखाना, दैट इज द रीजन। सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज। चलो, तो अगला टॉपिक है दोस्तों, बोले हाथ वाथ जोड़ लिया, बोले कमजोर है नहीं, देखो टेम्परेचर रेगुलेशन। अगला टॉपिक क्या है? टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है। तो टेम्परेचर रेगुलेशन मतलब टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करें। तो अर्थ रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम द सन। हमारे जो अर्थ है वो सन से एनर्जी लेते हैं। दिस एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बाय द अर्थ इन फॉर्म ऑफ हीट। और यही एनर्जी जो हीट, मतलब अर्थ जब रिफ्लेक्ट करती है तो उसको हीट कहते हैं। सन से एनर्जी लिया और उसको रिफ्लेक्ट किया तो उसको हीट कहते हैं। आगे बोल रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर सराउंडिंग द, ठीक है, अर्थ सच एज वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब अ पार्ट ऑफ दिस हीट एंड गिव इट टू अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। अब जो भी चीजें अंदर है एयर में, वो इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। जो सन से आ रहा है, जो सूरज से जो हीट आ रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको सराउंडिंग को दे देती है। आगे देखते क्या लिखा है। एज अ रिजल्ट अर्थ सरफेस रिमेन्स warm and thereby becomes suitable, अरे क्या मत बन गया, for living world on the earth. If there were no air on the earth, the average temperature of the earth surface would have been very low. और यही एक रीजन है जिसके कारण प्लैनेट अर्थ पे बहुत किस्म के लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं, लाइफ पाई जाती है प्लैनेट अर्थ पे, ठीक है। दैट इज द रीजन, क्योंकि सन से हीट लेता है एनर्जी के फॉर्म में और जो भी पार्टिकल्स है वो सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एंड दैट इज द मेन रीजन कि यहाँ पे पाया जाता है लाइफ। अगर ये नहीं होता तो अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी कम होता, ठीक है। एंड वी आर सो लकी दैट वी आर ऑन प्लैनेट अर्थ, राइट। अब पता नहीं बाकी प्लैनेट पे लोग कौन है, एलियन विलियन, लाइक बेन 10 ह्यूमंगसो, आई डोंट नो, ठीक है। बेन 10 किस किस को पसंद है नीचे कमेंट करो, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली बेन 10 एंड आयरन मैन, ओके। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, तो अगला है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। तो बेसिकली आप समझ रहे हो कि यहाँ पे हमने जो देखा, मैं बाद में बताऊंगा, चलो ठीक है, ये खत्म हो जाने तो फिर बताता हूँ, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वाला टॉपिक देखते हैं अब। तो ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वाला टॉपिक जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, कि हमारा जो एयर है वो साउंड को ट्रांसमिशन करने में हमारा एयर ही हेल्प करता है। ऑल द साउंड्स दैट वी हियर रीच अस थ्रू द सराउंडिंग एयर। जो भी आवाज आप सुन रहे हो, जैसे मैं जो बोल रहा हूँ, ये आपको आवाज क्यों जा रही है पता है? क्योंकि ये माइक मेरे आवाज को कैप्चर कर रहा है। जस्ट देखो, ये भी आया होगा आपको आवाज, राइट। तो ये एयर के कारण ये कैप्चर कर ले रहा है और जा रहा है। बस बेसिकली आप बोल रहे हो, आपके भाई बोलते हो, आपकी मम्मी बोलते हो, आपके पापा आपको डांटते होंगे, मारते होंगे, फाट फाट, तो उसका भी आवाज जाता होगा एयर के कारण, ठीक है। तो वैक्यूम में मारेंगे तो आवाज नहीं आएगा, खाली दर्द होगा, ठीक है। सवाल है वैक्यूम में अगर बाप किसी की पिटाई करे तो बच्चे को दर्द होगा या नहीं होगा? क्योंकि आवाज तो नहीं आएगी, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ
एयर ऑल्सो चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन इट्स टेम्परेचर। एयर की जो डेंसिटी है और टेम्परेचर के हिसाब से चेंज हो जाती है। अब ये डेंसिटी है और ये डेंसिटी क्या है लिख के रखता हूँ मैं यहाँ पे। ये कुछ भी हो रहा है, मतलब हमारा सॉफ्टवेयर खराब हो गया है। डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होता है देखते हैं हम लोग। मुझे पता मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, याद रखना, ठीक है, बाद में बताता हूँ। इन विंटर द डेंसिटी ऑफ द एयर इंक्रीजेस। विंटर के समय डेंसिटी ऑफ द एयर इंक्रीजेस क्योंकि ड्यू ड्रॉप बहुत हो जाते हैं। वी हियर दैट विजुअल ऑफ अ डिसेंट ट्रेन क्लियरली अर्ली इन द मॉर्निंग इन विंटर। अगर आपके घर के आसपास रेलवे ट्रैक है और वहां से ट्रेन भी जाती है, रेलवे ट्रैक है तो बेसिकली ट्रेन जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि जाएगी, ठीक है, बंद रेलवे ट्रैक भी हो सकता है। तो वहां से अगर ट्रेन जाएगी तो आपको आवाज आती होगी, ऐसी आवाज आपको आती होगी, ठीक है, विंटर के समय में अक्सर। एयर इज यूजफुल एज अ मीडियम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। एयर एक मीडियम है जो बहुत यूजफुल है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। तो गाइज यहां तक हमने एयर के बारे में सभी कुछ डिस्कस कर लिया है। इसके आगे हमारा डिस्कशन है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अगर आप आज ये वीडियो कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो कल वापस स्टार्ट करके देख लेना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वाटर खत्म होने के बाद वो होगा सॉइल, ठीक है दोस्तों। एंड सॉइल खत्म होने के बाद मुझे लगता है चैप्टर खत्म हो जाएगा। यस, आई एम राइट, ठीक है। तो सॉइल के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज हमने एयर के बारे में, आज नहीं मतलब अभी तक हमने एयर के बारे में सीख लिया है, ठीक है। एक्चुअली मेरा भी फर्स्ट वन शॉट वीडियो, ठीक है दोस्तों, थोड़ा कॉपरेट कर लेना। 7th में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है दोस्तों। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एयर में हमने क्या क्या देखा कि इसके पास, एयर के पास क्या होता है, वेट होता है। फिर हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और हर डायरेक्शन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होता है। और यहाँ पे हमने देखा कि अगर प्रेशर कम हो ज़्यादा हो तो बर्नौली प्रिंसिपल के हिसाब से, ठीक है, क्या होगा, फाउंटेन क्रिएट होगा। और उसके बाद हमने देखा था कि टेम्परेचर को भी रेगुलेट एयर ही करता है। तो एयर का ही एक काम है टेम्परेचर रेगुलेशन, ये एयर की एक प्रॉपर्टी है टेम्परेचर रेगुलेशन। और उसके बाद दोस्तों हमने देखा था कि ट्रांसमिशन ऑफ साउंड में भी हमें एयर ही मदद करता है। तो इस तरीके से कुछ हमने 4-5 प्रॉपर्टीज देखे एयर से रिलेटेड। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटेड टू ट्रांसमिशन, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। हमें देखना है कि वाटर भी एक नेचुरल रिसोर्स है दोस्तों, क्योंकि वाटर नेचुरली मिलता है हमें, राइट, तो जमीन के अंदर से। तो वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो जिस तरीके से हमने एयर को देखा हर एक एंगल से, हर एक डायमेंशन से, हर एक डोमेन की तरफ से, उसी तरीके से हम किसको देखेंगे, अब वाटर को भी देखेंगे बेसिकली, ठीक है। और कुछ ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, वाटर काफ़ी कम है। तो दोस्तों चलो वाटर को भी समझ लेते हैं। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वी आर हियर टू स्टडी नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो अब ये पूछ रहा है एक प्यारा सा सवाल, और ये प्यारा सा सवाल है, व्हाट आर द स्टेट्स इन विच वाटर इज फाउंड। तो वाटर इज फाउंड इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। क्या, वाटर इज फाउंड इन 3 स्टेट, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैसियस। वैसे स्टेट ऑफ मैटर एक और प्लाज्मा भी होता है और एक बोस आइंस्टाइन भी होता है, ठीक है, बट वाटर यही 2 स्टेट में मिलता है दोस्तों। अगला है एक यहाँ पे बोल रहा है, लेट्स रिकॉल व्हाट इन्फरेंस विल यू ड्रॉ फ्रॉम द पिक्चर्स अलॉन्ग साइड। यहाँ पे जो कुछ पिक्चर्स दिखाया है इससे हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक बॉल है जिसमें बहुत सारे होल है, पानी हर तरफ से निकल रहा है, यहाँ पे भी जो होल है वहाँ पे हर तरफ से निकल रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे शेप्स के वेसल्स है, और यहाँ पे दिखा रहा है कि इस वेसल को ऊपर की तरफ रखा और इसको नीचे की तरफ रखा, पानी फ्लो हो रहा है। तो इससे हम 3 चीज़ें बता सकते हैं। पहला जो हम बोल सकते हैं, ये वाला फिगर को देख के, मैं पहला अनुमान लगा रहा हूँ कि वाटर हर डायरेक्शन में फ्लो होगा अगर उसको जगह मिलेगा। पानी को अगर रास्ता मिला तो वो फ्लो होगा, इसे भी मैं देख के वही बोल सकता हूँ। और एक चीज़ और बोल सकता हूँ इसमें कि अगर ऊपर होगा तो प्रेशर कम होगा, जितना नीचे आएगा उतना एयर वाटर पे प्रेशर बढ़ेगा और वो दूर जाएगी इसकी धार। और यहाँ पे ये देख करके मैं बोल सकता हूँ, ये वाले फिगर्स, ये तीसरे वाले ये सारे फिगर्स देख के मैं बोल सकता हूँ कि वाटर जिस वेसल में रखोगे उस शेप ले लेगा, जिस शेप का इक्विपमेंट में रखोगे आप उस शेप को ले लेगा, उस तरीके का शेप ले लेगा पानी। और यहाँ पे मैं देख के बोल सकता हूँ कि हायर टू लोअर वाटर भी फ्लो करता है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी है जो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है वाटर ऑकर्स इन लिक्विड स्टेट अंडर ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी कंडीशन और टेम्परेचर में, नॉर्मल टेम्परेचर में वाटर लिक्विड स्टेट में होता है। वाटर इज इन लिक्विड फ्लूइड सब्सटेंस, वाटर एक फ्लूइड सब्सटेंस है। वाटर डज नॉट हैव इट्स ओन शेप, उसका अपना शेप नहीं होता है, बट हैज़ अ वॉल्यूम, लेकिन उसकी एक अपनी वॉल्यूम जरूर होती है। इट कैन पास थ्रू स्मॉल होल्स और सिप थ्रू अ स्मॉल गैप और क्रैक। तो वो छोटे छोटे होल से पास भी हो सकता है और गैप से भी निकल सकता है, सिप हो सकता है, मतलब फिसल सकता है।
On pouring water in a oil-coated dish, water does not spread but forms small rounded drops. Why does this happen? तो वाटर बेसिकली, अगर वाटर को दोस्तों अगर आप तेल में मिलाओगे तो वो मिक्स नहीं होगा, वो ऊपर तैरेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिलता नहीं तेल में पानी बेसिकली, ठीक है। दोनों अलग किस्म की चीजें हैं। अभी यहाँ पे कुछ एक ट्राई दिस बोला है। अब आप सोच रहे होगे सर ये ट्राई दिस पे इतना फोकस क्यों कर? बेटा हम साइंस पढ़ रहे हैं ना, तो ट्राई दिस को थोड़ा सा महत्व देना पड़ता है, ठीक है। तो देखो ये क्या बोल रहा है, टेक अ प्लास्टिक बॉटल मोर देन हाफ फुल ऑफ वाटर। एक प्लास्टिक बॉटल लो जिसमें थोड़ा ज्यादा पानी हो, आधे से ज्यादा। मार्क द वाटर लेवल इन द बॉटल, कीप इट द बॉटल अपराइट इन द फ्रीजर फॉर मेकिंग आइस, और उसको बर्फ बनाने के लिए रख दो। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, आपने किया भी होगा। ओपन द फ्रीजर after a couple of hours and observe, you will find that the water has changed into ice. Note the water level in the ice. You will find that the ice level is higher than the water level before freezing. What can you infer for this from this? मतलब ये बोल रहा है कि आप एक बॉटल लो, इसमें पानी आधे से ज्यादा रख दो और इसको फ्रीजर में रख दो, और उसके बाद जब बर्फ बन जाएगा कुछ घंटों बाद, तो इसको देखोगे तो यहाँ पे अगर मैंने मार्क किया है यहाँ पे, तो ये यहाँ तक चला जाएगा, मतलब ये ज्यादा ऊपर तक चला जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा क्यों होता है, हमें यही जानना है, क्योंकि डेंसिटी बदल जाती है, ठीक है। बर्फ की और वाटर की डेंसिटी अलग है, इसका रीजन ये है। चलो, एज वाटर फ्रीजेस फ्रॉम आइस इट एक्सपांड एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। जैसे वाटर लिक्विड से सॉलिड बनता है, फ्रीज होता है, तो उसकी वो एक्सपांड हो जाता है और उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। ऑन फ्रीजिंग हाउ मच वाज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर, इट इन व्हाट प्रोपोर्शन डिड इट इंक्रीज। तो ये कुछ सवाल पूछ रहा है जिसका जवाब हमें यहाँ पे मिलने वाला है आगे चल के, ठीक है दोस्तों। तो अब ये अगला बोल रहा है यहाँ पे, टेक बकेट, एक बकेट लीजिए ऑफ वाटर, ड्रॉप मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स इन इट, और उसमें बहुत सारे किस्म के आर्टिकल्स डाल दीजिए। मेक सेपरेट लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स विच सिंक इन वाटर एंड दोज दैट फ्लोट ऑन इट। अब बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होगी जो इसमें डूब जाएगी और कुछ ऐसी चीजें होगी जो इसमें तैरेगी, ठीक है। कुछ चीजें डूब जाएगी और कुछ चीजें तैरेगी, तो आप उसका अलग एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। टेक सम वाटर इन अ पॉट एंड ऐड फ्यू पीसेस ऑफ आइस इन इट। एक पॉट में थोड़ा सा पानी लो और उसमें थोड़ा सा बर्फ डालो और उस पर कुछ ऑब्जर्वेशन बोला है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, उसके बाद क्या होगा, बर्फ तैरेगा और धीरे धीरे अंदर चला जाएगा, पानी पिघल के पानी बन जाएगा, ठीक है। व्हाट डू यू सी द आइस फ्लोट ऑन वाटर। क्या आपको दिख रहा है कि पानी पे बर्फ तैर रहा है? जी हाँ, तैरता है। आइस इज लाइटर देन वाटर, आइस जो है वो पानी से हल्का होता है। व्हेन वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म आइस, जब पानी बर्फ बनने के लिए फ्रीज होता है, इट बिकम लाइटर एंड ओरिजिनल फ्लूइड, तो वो ओरिजिनल फ्लूइड से हल्का हो जाता है और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों। व्हेन वाटर फ्रीजेस दैट इज व्हेन इट ट्रांसफॉर्म इनटू सॉलिड स्टेट, इट वॉल्यूम इंक्रीजेस, मगर उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ द आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। जैसे कि मैंने आपको बोला था ऊपर ही कि रीजन मिलने वाला है कि आइस की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। दैट इज वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, और यही रीजन है कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर होता है। अब ऊपर की तरफ अगर मैं आपको थोड़ा सा ले चलूं, तो मैंने यहां पे लिखा था कि दोस्तों मैं आपको डेंसिटी समझाऊंगा, मगर मैं निकला चीटर, मैंने आपको नहीं समझाया। तो रीजन यही था कि यहां पे डेंसिटी मुझे आपको समझाना ही था, ठीक है दोस्तों। तो अभी समझते हैं, डेंसिटी को समझते हैं और डेंसिटी ऑफ वाटर को भी समझते हैं। तो सबसे पहले यहां पे लिखा है डेंसिटी ऑफ वाटर, द इंटर रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड मास। वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी टू होल्ड, मास मतलब अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है एक सब्सटेंस में, द सब्सटेंस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस इन इट्स वॉल्यूम, द स्पेस ऑक्यूपाइड द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस इन इट्स वॉल्यूम टू स्टोर मैटर इन अ सब्सटेंस, टू स्टोर मैटर इन अ सब्सटेंस इज इट्स मास। तो जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो वॉल्यूम होता है, जो स्पेस चाहिए होता है, कैपेसिटी जो होती है उसको वॉल्यूम बोलता है, जो उसके अंदर मैटर होता है उसको मास कहते हैं। मैंने यही बताया था बेसिकली, ठीक है। तो अभी डेंसिटी का इन लोगों ने फॉर्मूला लिखा है मास अपॉन वॉल्यूम, और यही फॉर्मूला होता है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, दैट्स डेंसिटी। तो अगला समझते हैं क्या बोला इन लोगों ने। मास इज मेजर्ड इन ग्राम, मास को किस तरीके से मेजर करते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं। एंड वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर, और वॉल्यूम को मेजर करते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर में। हेंस डेंसिटी क्या होगा, देखो मास मतलब ग्राम और वॉल्यूम मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब ग्राम अपॉन क्यूबिक सेंटीमीटर। तो G डिवाइड बाई CC, ग्राम अपॉन क्यूबिक सेंटीमीटर, इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी की यूनिट ये हो गई। इफ द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज 1 किलोग्राम, देन व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ये पूछ रहा है कि अगर मास ऑफ वाटर का 1 किलोग्राम है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, पता करो। आपको फॉर्मूला पता है तो आप कमेंट करो पता करके, ठीक है। अब यहां पे कुछ और भी लिखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एनामोलियस बिहेवियर ऑफ वाटर।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आई होप कि 10th स्टैंडर्ड को भी हीट चैप्टर में है, आई होप मतलब है, ठीक है दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बच्चों को नहीं समझ में आता है, ओके। तो हम लोग इसको काफ़ी अच्छे से समझेंगे। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमें कुछ सोचने के लिए बोल रहा है या फिर सही है। ये ना, ये बंदा यार कभी भी सोचने के लिए बोल देता है। अभी तो कोई बंदा भी नहीं है, बंदी भी नहीं है, बोल सोचो। तो देखो क्या बोल रहा है। विल द मास ऑफ वाटर चेंज व्हेन इट्स स्टेट चेंजेस ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर इनटू आइस? क्या मास ऑफ वाटर बदलेगा? जी नहीं, मास नहीं बदलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। वाटर का जो मास था वही रहेगा, ओके गाइस। तो यहां पे हमें समझना है एनामेलियस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। तो गाइस यूजुअली, ठीक है, यूजुअली जब हम लोग किसी भी चीज का व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज लोअर्ड, जब किसी भी चीज का टेम्परेचर कम करते हैं, इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस, उसकी डेंसिटी बच्चों बढ़ जाती है, ठीक है। एज द वॉल्यूम डिक्रीजेस, क्योंकि जब हम टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा और उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है दोस्तों। बट वाटर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, लेकिन पानी जो है ना वो एक्सेप्शन है इस चीज के लिए भैया, ठीक है। कीप अ ग्लास फुल ऑफ वाटर इन अ फ्रीजर फॉर 5 to 10 minutes, देन टेक इट आउट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। एक ग्लास फुल ऑफ वाटर को फ्रीजर में रख दो 10 से 15 मिनट के लिए, उसको थोड़ी देर बाद बाहर निकाल के देखो, विश्वास नहीं हो तो, ठीक है। फ्रॉम विच पार्ट डज द ग्लास, विच पार्ट इन द ग्लास डज द वाटर फर्स्ट स्टार्ट फ्रीजिंग? ग्लास के कौन से पार्ट से पानी सबसे पहले फ्रीज होना स्टार्ट होता है? तो ऊपर के पार्ट से स्टार्ट होता है। कहां से होता है दोस्तों? ऊपर के पार्ट से होता है। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, और मैं एक चीज और आपको समझाने वाला इसके बाद, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज पेरिक्यूलर व्हेन द वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर स्टार्ट्स कूलिंग, इट डेंसिटी इंक्रीजेस। जब नॉर्मल टेम्परेचर पे जब पानी ठंडा होने लगता है तो उसकी डेंसिटी क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। क्या होने लगी? डेंसिटी बढ़ने लगी। ऊपर तो बोला डेंसिटी घटने लगती है। अभी नॉर्मल हो रहा है, समझो अभी नॉर्मल हो रहा है, लाइक ऑफ मोस्ट लिक्विड, जैसे बाकी लिक्विड्स का होता है। हाउएवर इफ इट्स टेम्परेचर फॉल्स बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है, एज सून एज इट गोज बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डेंसिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग। बढ़ने की जगह डेंसिटी घटने लगा, बढ़ने की जगह डेंसिटी घटने लगा 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे, ठीक है। आगे देखो क्या है, दिस मीन्स दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा तो मैक्सिमम है और उसके बाद घटेगा कॉन्स्टेंटली, ठीक है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज लोअर्ड बिलो 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी डिक्रीजेस एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो डेंसिटी डिक्रीज होने लगता है और वॉल्यूम बढ़ने लगता है, इसीलिए वाटर लेवल राइज कर जाता है, इसीलिए बर्फ पानी से बड़ा बन जाता है, पानी से ज्यादा हो जाता है। इट मीन्स दैट वाटर एक्सपांड व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब यह कि पानी एक्सपैंड होता है जब 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ठंडा हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एनामिलियस बिहेवियर ऑफ वाटर। इसी चीज को हम एनामिलियस बिहेवियर ऑफ वाटर बोलते हैं, मतलब कि पानी का अलग व्यवहार बाकी लिक्विड से, ठीक है दोस्तों। अब मैंने यहाँ पे आपको ऊपर कुछ, मैं स्क्रीन छू के बोल रहा हूँ, कमाल है ना। यहाँ पे मैंने आपको कुछ बोला था, यहाँ जब मैं पढ़ा रहा था इस पॉइंट पे, कि मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, तो मैं वो बताने वाला हूँ जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सेकंड, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेंसिटी। क्या लिखा मैंने यहाँ पे बच्चों? मैंने डेंसिटी लिखा। डेंसिटी का फॉर्मूला था मास अपॉन वॉल्यूम। क्या था बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम। अभी यहाँ पे एक कमाल की बात है कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। क्या बोल रहा हूँ मैं? डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। बट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब इसका मतलब क्या होता है? अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है मैं उनको बताता हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर डेंसिटी बढ़ेगा, ठीक है, तो ये उसका उल्टा होगा, वॉल्यूम घटेगा। तो ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है यहाँ से यहाँ तक, तो ये सब मैं आपको एक गो में बताऊंगा, मैं रीड करके नहीं बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, कुछ चीजें रीड करेंगे और कुछ चीजें रीड नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे देखो, यूज योर ब्रेन पावर, और ये कुछ बोल रहा है, ये क्वेश्चन पढ़ लेते कम से कम। इन द ओल्ड कंट्रीज हाउ डू इन द कोल्ड कंट्रीज in the cold countries how do aquatic animals remain alive even after the rivers or lakes freeze in water? तो ये बोल रहा है गर्मी, ठीक है, कि ठंडी तापमान वाले देशों में जब टेम्परेचर पूरा नीचे चल जाता है, सारी तरफ बर्फ बन जाती है, तो फिर जीव जंतु जिंदा कैसे रह जाते हैं, जीवित कैसे रह जाते हैं जीव जंतु, मर क्यों नहीं जाते? भगवान की देन है, सब रव रखा
तो इसके पीछे एक रीजन है जिसको डेंसिटी कहते हैं और उसको हम समझते हैं। तो इमेजिन करो कि आपने 2 बड़े ग्लास ऑफ वाटर ले लिए जिसमें आपने 4 से 5 बूंद नहीं यार, चम्मच चम्मच सॉल्ट, नमक डाल दिया, और एक ग्लास में आपने पूरी तरीके से मिला दिया और दूसरे में आपने नहीं डाला। मतलब मान लो ये 2 ग्लास है, ए और बी, इसमें आपने सॉल्ट नहीं डाला है और इसमें आपने सॉल्ट डाल दिया है, ठीक है। और अब आप एक आलू लेके आते, आलू का बेटा, क्या तो होगा ना, आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, चूचू टीवी देखो एक बार मुझे बड़ा मजा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आलू हमने डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, और दूसरा आलू एक और डाल, यहाँ पे भी डाल दिया। जिसमें नमक नहीं है उसमें आलू डूब जाएगा, लेकिन जिसमें नमक है उसमें आलू तैरेगा। आलू की भी अपनी मर्जी है, नमक के साथ आलू भी नमकीन हो गया है। जी नहीं, नमक मिलाने के कारण डेंसिटी में कुछ बदलाव हुआ जिसके कारण पानी में वो डूब नहीं रहा है। और जैसे कि समुद्र के पानी में आपके लिए तैरना आसान होगा ड्यू टू इट्स डेंसिटी, लेकिन वही एक कुएं के पानी में आप इतने आसानी से नहीं तैर पाते हो, इट इज ऑल्सो ड्यू टू डेंसिटी। तो यही चीज यहाँ पे हमें इस एक्सपेरिमेंट से समझ में आता है। तो यहाँ पे बोल रहा है इन द अबो एक्टिविटी सॉल्ट डिसॉल्व्स इन द वाटर इन द ग्लास दैट एंड इट डिसअपियर। सॉल्ट पानी में डूबता है और वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। मतलब इसमें जब पानी में नमक मिलाओगे तो देश का नमक, टाटा नमक, घुल जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। What happens when it dissolves like this? तो ये ऐसा क्या होता है कि वो डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर्स लाइक दिस, इस तरीके से डिसअपियर हो जाता है, तो वो डिसॉल्व हो जाता है पूरी तरीके से बेसिकली। तो यहाँ पे हमें ये वाला कंसेप्ट समझना है। उससे पहले थोड़ा सा ऊपर समझते हैं कि ये पोटेटो, द डेंसिटी ऑफ वाटर इन द ग्लास इज ग्रेटर देन द ड्यू टू द डिसॉल्व सॉल्ट। क्या बोल रहा है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इन दैट ग्लास इज ग्रेटर ड्यू टू डिसॉल्व सॉल्ट। मतलब बेसिकली जब हम लोग किसी ग्लास में जब सॉल्ट मिलाएंगे तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब नमकीन पानी की डेंसिटी हाई होती है क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ मैटर ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। अभी हमने ऊपर इसीलिए समझा था कि डेंसिटी मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जब सॉल्ट मिलाएंगे तो उसका मास बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मास बढ़ जाएगा तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो यही रीजन। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग सीख रहे थे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। जब ये मानो एक ग्लास है, ठीक है, ये हमारा प्यारा सा ग्लास, ठीक है। इस ग्लास में थोड़ा सा पानी है, ब्लू कलर से पानी बनाएंगे। यस, आज ब्लू है, पानी 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 पानी। और हम लोग ब्लैक कलर का नमक बनाएंगे, और नमक भी है, नमक भी है, नमक भी है, नमक भी है, और इसको हमने इसमें डाल दिया, ये लो नमक की बूंदे डाल दिया, और ये धीरे धीरे गायब हो जाएगा पानी में। क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये गायब हो जाएगा और आपको दिखेगा खाली पानी, खाली पानी, खाली पानी। तो अब बेसिकली यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो नमक था जिसको हमने डाला, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। क्या बोलते हैं दोस्तों, सॉल्यूट, जो कम प्रोपोर्शन में था। ये जिसमें हमने डाला पानी में, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेंट, ठीक है दोस्तों। और इन दोनों का मिला करके जो ये बन गया हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं पूरे को सॉल्यूशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जिसे हम मिलाते हैं उसको सॉल्यूट कहते हैं, जिसमें मिलाते हैं उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और दोनों को मिला के सॉलिड प्लस सॉल्वेंट गिव्स अस सॉल्यूशन। तो गाइज यहां तक हमने सब कुछ समझ लिया है, और इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं कि आगे यहाँ पे हम लोग इस जगह का फिर से इस्तेमाल कर पाएंगे। टेक्स्ट बुक का पूरी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम इस्तेमाल कर पाएंगे। और यहाँ पे हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, किधर गया मेरा माउस का पॉइंटर, यस, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, तो यहाँ पे वही सब लिखा है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो गाइज आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है, ये वाले, ठीक है, ये वाले कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। अब मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये एक्स्ट्रा जानकारी है जो आप खुद पढ़ लेना, ये आपकी जिम्मेदारी। और अगला हमारा जो पॉइंट है जिसे हमें डिस्कस करना है, उसको कहते हैं तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, आज खिल जावा, आगे मुझे गाना नहीं आता है। सॉइल, उसको क्या कहते हैं, मिट्टी। अगला जो हमारा डिस्कशन है वो है मिट्टी, सॉइल दोस्तों। अब देखो मेरे पढ़ाने के इस तरीके से कुछ लोग को बुरा लग रहा हो, बोले मजाक कर रहा है, बट मुझे एंजॉय हो रहा है। और किसी ने कहा है कि अगर आप अपने काम को खुद एंजॉय करते हो तो अच्छा बात है, अपने काम को एंजॉय करो। तो मेरा पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है और इसे मैं अपना काम मानता हूँ, और मेरा काम ही मेरा पूजा है, काम मेरा पूजा है, और मैं एंजॉय कर रहा हूँ इसे, ठीक है दोस्तों। एंड मैं चाहता हूँ कि आप एक स्टूडेंट हो, आप एक विद्यार्थी हो और आप पढ़ रहे हो, तो आप भी एंजॉय करो, मिलके पढ़ते। चलो हाई फाइव दे दो, चलो वेरी गुड। चलो गाइज अभी चलो मिट्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, जिस मिट्टी पे अक्षय कुमार ने बी पाक ने एक लंबा सा गाना लिख दिया था। और व्हाट इज मेंट बाय सॉइल, सॉइल मतलब मिट्टी। हाउ इज सॉइल फॉर्म, बाय पत्थर टूटता है मिट्टी बनता है, ठीक है।
और वाटर इंग्रेडिएंट्स ऑफ सॉइल, सॉइल के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? फर्टिलाइज, पेड़ पौधे, मिट्टी, हड्डी, ठीक है, पेड़ पत्ते, मिट्टी, हड्डी, यही सब होता है, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ सॉइल। अब बोल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ठीक है। अब हमें बताना है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल कि सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। दोस्तों जैसा कि आपको याद होगा, हमने सबसे पहले एयर डिस्कस किया, फिर हमने वाटर डिस्कस किया और अब हम मिट्टी डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने हवा, पानी और जमीन डिस्कस किया है, ठीक है दोस्तों, डिस्कस कर रहे हैं जमीन को, ठीक है, मिट्टी को डिस्कस कर रहे हैं। तो गाइज देखो, मिट्टी में ये देखना है, सॉइल का टेक्सचर समझना है और उसके बाद हमें सॉइल का स्ट्रक्चर समझना है और फिर यूजेस ऑफ सॉइल को समझना है और फिर सॉइल के बारे में टेस्टिंग है थोड़ी सी और फिर चैप्टर खत्म। इफ हिप हुर्रे। चलो दोस्तों, तो समझते हैं कुछ यहाँ पे जो लिखा हुआ है। और ये लिखा है, कलर इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। ये कहता है कि एक मिट्टी की कलर, मतलब मिट्टी का रंग एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। सॉइल गेट्स इट्स कलर एज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल प्रोसेसेस। सॉइल को अपना कलर बहुत सारे प्रोसेसेस के कारण मिलता है। द कलर ऑफ अ सॉइल नियर द लैंड सरफेस इज डार्कर देन द कलर ऑफ द लोअर लेयर्स। मतलब जो ऊपर के लेवल पे डार्क होता है नीचे के लेवल से, ठीक है। सॉइल में भी डिफरेंट कलर सच एज ब्लैक, रेड, कॉपर, येलो, ग्रे। सॉइल अलग अलग कलर में आ सकता है। द कलर्स ऑफ द सॉइल आर यूजफुल फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। और सॉइल को क्लासिफाई करने के लिए, तो सॉइल को क्लासिफाई करने के लिए उसका जो कलर होगा दोस्तों, वो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। बिसाइड देयर आर इनडायरेक्टली यूजफुल इन इंडिकेटिंग सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ द लैंड। और उसके अलावा कलर से हम लोग उस जमीन के काफी सारे प्रॉपर्टीज के बारे में बता सकते हैं। इन दिस वे द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल सच एज फर्टिलिटी, ड्रेनेज ऑफ वाटर, कैपेसिटी टू होल्ड वाटर बिकम क्लियर फ्रॉम इट्स कलर। और इसके कलर के कारण काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती है। द कलर ऑफ द सॉइल डिपेंड्स अपॉन इट्स टेक्सचर। और सॉइल का कलर उसके टेक्सचर पे भी डिपेंड करता है। एंड इट्स ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स, और उसके अंदर कौन से ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स है, एज वेल एज केमिकल इंग्रेडिएंट्स लाइक आयरन एंड लाइम, नींबू और चूना, लोखंड और चूना, ठीक है। मतलब लाइम, मतलब उसमें सोडियम वगैरह है कि नहीं, ठीक है। तो आयरन और उसके अंदर जो केमिकल सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दोनों पे भी उसका टेक्सचर डिपेंड करता है। अभी यहाँ पे एक ट्राई दिस है दोस्तों, ठीक है, ये प्यारा सा ट्राई दिस है। देखते हैं ये ट्राई दिस में क्या लिखा है। 3 measuring cylinders, 3 glass funnels, filter paper, water, fine sand, कोरस सैंड, सॉइल फ्रॉम एन अर्थन पॉट, यूजेस फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एक्सेट्रा। कुछ चीज़ें बताइए apparatus जो जो चाहिए आपको, ठीक है। और प्रोसीजर बोला है, फिट कोन्स ऑफ द फिल्टर पेपर विद द 3 ग्लास फनल्स, फिल दिस कोन्स विद द इक्वल क्वांटिटीज ऑफ दिस रेस्पेक्टिवली, प्लेस द फनल्स, मतलब ए बी सी, ये जो ए दिखाया आपको, फिर ये बी दिखाया, फिर जो सी दिखाया, सब में ऐसे ऐसे चीज़ें डाल दो जो जो लिखा है यहाँ पे। मेजरिंग सिलेंडर, pour 1 test tube of water into each of these funnels and observe how much water is collected at each measuring cylinder. What inference will you draw from this? मतलब इसमें आप पानी डालो, ठीक है, बाद में इसमें पानी डालो, ये सब चीज़ें डालने के बाद, और आप बताओ कि इसमें से क्या जा रहा है। तो देखो, कुछ मिट्टी ऐसी होती है जो काफ़ी पतली होती है, जैसे क्ले। सैंड की बात करोगे तो सैंड यार मतलब काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, और अर्थन पोट्स की बात करोगे तो वो काफ़ी उससे भी बड़ा होता है। तो किसी में से पानी काफ़ी धीरे पास होगा, किसी में से बहुत जल्दी पास होगा और काफ़ी जल्दी भर जाएगा। जैसे ये देखो, इसमें से पानी जल्दी पास हो रहा है, जल्दी भर रहा है, इसमें से थोड़ा स्लो हो रहा है कंपैरेटिवली, और इसमें उससे भी स्लो हो रहा है कंपैरेटिवली, ठीक है गाइज। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है सॉइल का टेक्सचर। तो ये जो हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो बेसिकली सॉइल के टेक्सचर को समझाने के लिए था। तो देखते हैं सॉइल के टेक्सचर में क्या लिखा है। सॉइल कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। सॉइल के अंदर अलग अलग साइजेस के पार्टिकल्स होते हैं। द टेक्सचर ऑफ द सॉइल इज डिटरमाइंड बाय द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस इन इट। और सॉइल का जो टेक्सचर होता है उसके अंदर के वेरियस साइजेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उससे डिटरमाइन किया जाता है। फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। और ये कुछ टाइप्स ऑफ सॉइल है टेक्सचर के हिसाब से। तो पहला है सैंडी सॉइल, दूसरा है स्लिट सॉइल, उसके बाद है क्ले सॉइल, ठीक है दोस्तों, और उसके बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो, हम लोग एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं, और मैं एक ब्लू कलर का पेन ले लेता हूँ। द प्रोपोर्शन ऑफ सैंड इन लार्ज पार्टिकल्स इज हाईली इन सैंडी सॉइल। मतलब सैंड का पार्टिकल्स और बड़े पार्टिकल्स सैंड के काफ़ी ज़्यादा होता है सैंडी सॉइल में, ठीक है। वाटर ड्रेन्स रैपिडली थ्रू सैंडी सॉइल। और पानी इसके अंदर से आसानी से पास हो जाता है। इट इज़ ईजी टू प्लो दिस सॉइल। और इस सॉइल को प्लो मतलब इसमें हल चलाना बहुत ही आसान है। बट इट इज़ लेस फर्टाइल, लेकिन ये कम फर्टाइल होता है। फर्टाइल मतलब इसमें कितना, मतलब ये मतलब
ग्रोथ दे सकता है प्लांट को, ठीक है। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द सैंडी सॉइल आर मेड अप ऑफ मिनरल्स कॉल्ड एज सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्वार्टर्स। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बने होते हैं, जिसको क्वार्टर्स भी बुलाते हैं। दिस पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर एंड देयरफॉर द सॉइल हैज वेरी लेस कैपेसिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट। और ये पानी में डिजॉल्व नहीं होता, ये जो चीज है वो पानी में डिजॉल्व नहीं होता आसानी से, और इसके लिए ये पेड़ को बहुत कम न्यूट्रिएंट दे पाता है। इसके लिए यहाँ पे फार्म करना थोड़ा सा मुश्किल है, रेगिस्तान में जल्दी फार्म नहीं किया जा सकता। अब देखो अगला है स्लिट सॉइल, ठीक है। तो ये बोल रहा है द पार्टिकल्स ऑफ दिस स्लिट सॉइल आर ऑफ मीडियम साइज, इसके पार्टिकल मीडियम साइज के होते हैं। स्लिट सॉइल इज नॉट एज प्लोएबल एज सैंडी सॉइल, मतलब इतना आसान नहीं है इस पे हल चलाना। हाउएवर इट इज मच मोर प्लोएबल देन क्ले सॉइल, लेकिन क्ले सॉइल से थोड़ा ज्यादा है। द सॉइल कंटेन्स लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इट्स कैपेसिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स इज मच ग्रेटर, और इसकी कैपेसिटी न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करना थोड़ा ज्यादा है। स्लिट सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंडिमेंट्री सॉइल, और इसको सेंडिमेंट्री सॉइल भी कहा जाता है। अब अगला है क्ले सॉइल। इन दिस सॉइल द प्रोपोर्शन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। क्ले सॉइल में प्रोपोर्शन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। दिस पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल फील स्मूथ टू टच, और इसको छूने से बहुत ही स्मूथ फीलिंग आती है, स्मूथ, जैसे मुझे देख के आपको स्मूथ लग रहा होगा पसीने में डूबो हो, ठीक है। क्ले सॉइल हैज़ अ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और क्ले सॉइल के पास एक हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, मतलब ये मजबूत पानी को होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ सॉइल देख लिया, टेक्सचर ऑफ सॉइल देख लिया, और अगला यहाँ पे यूज योर ब्रेन पावर है, जो मैं कतई नहीं बताने वाला हूँ, ये आपको करना है, ठीक है। लेकिन हम लोग देख लेते हैं ये सवाल क्या है। वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू प्लो क्ले सॉइल, क्ले सॉइल को प्लो करना क्यों मुश्किल है? क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। वाई इट इज़ ईजी टू प्लो सैंडी सॉइल, अपोजिट उसका। वाई इज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ स्लिट सॉइल, व्हाट इज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी? मीडियम, मॉडरेट होगा। What is soil? Which soil is suitable for cultivation? Clay soil और वो स्लिट सॉइल ज़्यादा बेटर है, ठीक है दोस्तों। चलो सॉइल स्ट्रक्चर, अगला जो है हमारा पॉइंट है वो है सॉइल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे है द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट शेप्स ऑफ पार्टिकल्स इन इट, मतलब अलग अलग शेप के पार्टिकल जो है उसमें डिपेंड करता है। सॉइल ऑकर्स इन फॉर्म ऑफ कॉल्यूमिनर, लैमिनर, ग्रैनुलर एज वेल एज ब्लॉक शेप्ड स्ट्रक्चर। तो सॉइल इस तरीके से कॉल्यूमिनर, ठीक है, इस तरीके से ग्रैन्युलर, ठीक है, और ब्लॉक शेप्ड में भी आता है इस तरीके से। तो अलग अलग इस तरीके से ब्लॉक शेप्ड में भी आता है, तो अलग अलग तरीके के इसका स्ट्रक्चर हो सकता है एक सॉइल का। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर कुछ दिया है जो हमारे लिए जरूरी है, तो देख लेते हैं। द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर पर उसकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। द एडवांटेजेस ऑफ गुड सॉइल स्ट्रक्चर आर एज फॉलो, अगर एक सॉइल गुड स्ट्रक्चर है तो उसमें ये एडवांटेजेस है। रूट्स गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, रूट्स को सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत गैप रहेगा तो उसमें से ऑक्सीजन जा सकता है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा है वाटर ड्रेनेज इज गुड, देयरफॉर द रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रो वेल, और वाटर ड्रेनेज भी अच्छा होता है तो रूट्स ऑफ प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। तो आई होप गाइज आपको यहां तक सभी कुछ समझ में आ चुका होगा। तो अगला जो हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ सॉइल। तो गाइज प्लांट कंजर्वेशन, यूजेस ऑफ सॉइल में हम देखते हैं प्लांट कंजर्वेशन टू हेल्प प्लांट्स ग्रो। प्लांट कंजर्वेशन मतलब क्या होता है कि प्लांट को, यूजेस ऑफ सॉइल देख रहे हैं हम कि सॉइल के क्या यूजेस है, तो प्लांट को कंजर्व करने में हेल्प करता है ग्रो करके। वाटर कंजर्वेशन, सॉइल जो है वाटर को भी कंजर्व करता है। सॉइल होल्ड्स वाटर, पानी जो है, जमीन जो है वो पानी को होल्ड करता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट by means of burns of lakes we get water from the use throughout the year, जो हमें पानी यूज के लिए चाहिए वो हमें पूरा साल मिलता है throughout the year, ठीक है दोस्तों। अगला है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी, अब ये देखो क्या बोल रहा है, सॉइल कैन बी गिवन एनी रिक्वायर्ड शेप, सॉइल को कोई भी शेप दिया जा सकता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी, और इसी सॉइल को प्रॉपर्टी, सॉइल के प्रॉपर्टी को कहते हैं, प्रॉपर्टी सॉइल नहीं, सॉइल के प्रॉपर्टी को कहते हैं प्लास्टिसिटी। बिकॉज ऑफ इट्स प्लास्टिसिटी वी कैन यूज इट टू मेक आर्टिकल्स ऑफ वैरायटी ऑफ शेप्स। तो इससे हम बहुत सारे वैरायटी ऑफ शेप्स, यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो, ये सारे वैरायटी ऑफ शेप्स को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। दिस आर्टिकल कैन बी बेक्ड टू मेक देम हार्ड, और इसको बेक मतलब इसको गर्म किया जाता है, भट्टी में डाला जाता है हार्ड बनाने के लिए। वाटर स्टोरेज, अर्थन पॉट्स, अर्थन लैम्प, आइडल, ब्रिक्स एक्सेट्रा आर्टिकल्स मेड फ्रॉम सॉइल, तो सॉइल से बनाए हुए आर्टिकल्स। तो ये 3 यूजेस हमने देख लिए। सम यूजफुल टाइप्स ऑफ सॉइल। अब अगला टॉपिक है कुछ सॉइल के यूजफुल टाइप्स। तो देखते कुछ यूजफुल टाइप्स ऑफ सॉइल में क्या लिखा है। एक चाइना क्ले है, फिर है साधु सॉइल, फिर है टेराकोटा सॉइल, और फिर है मुल्तानी सॉइल, मुल्तानी मिट्टी ठीक है, लड़कियों को पता होगा, ठीक है। तो इसको कॉलिन भी बुलाते हैं। इट इज व्हाइट इन कलर, इट इज यूज टू मेक
क्रॉकरी, बाथरूम टाइल्स एक्सेट्रा, टैंक्स, लेबोरेटरी apparatus, मास्क, जार्स एक्सेट्रा। तो ये जो है ना, ये इस तरीके से चाइना क्ले से बनता है, आपको पता है ना। ठीक है दोस्तों, अगला है साधु सॉइल। ठीक है, साधु सॉइल, इट इज व्हाइटिश इन कलर एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैचूज एंड आइडल। ये व्हाइटिश इन कलर होता है, स्टैचू वगैरह जो बनता है वो इस सॉइल से बनता है। टेराकोटा सॉइल, दिस सॉइल इज रेड इन कलर। टेराकोटा कैसा होता है, रेड इन कलर होता है। डेकोरेटिव आर्टिकल्स एंड पॉट्स आर यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर मेड यूजिंग दिस सॉइल। और इन चीजों के लिए इस सॉइल को यूज किया जाता है, जैसे पॉट्स बनाने के लिए, ग्रोइंग प्लांट्स को बनाने के लिए, ये सब बनाने के लिए टेराकोटा सॉइल का यूज किया जाता है। अगला है मुल्तानी सॉइल, दिस सॉइल इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक। इसको कॉस्मेटिक के लिए यूज किया जाता है मुल्तानी मिट्टी को। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है। चाइना क्ले इज द इंडस्ट्रियल मिनरल ऑफ द टाइप कैलोलिनाइट। इट इज फाउंड इन चाइना एंड हेंस इट इज कॉल्ड चाइना क्ले। ये चाइना का बॉयकॉट कर दो। ठीक है, अपॉन हिटिंग दिस सॉइल एक्वायर्स अ ग्लेज एंड हार्डनेस एंड देयरफॉर इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्रॉकरी। और इसको हिट करने से काफी हार्ड हो जाता है और ये काफी खूबसूरत दिखता है और मतलब मजबूत भी हो जाता है। इसके लिए इसको क्रॉकरी बनाने के लिए यूज करते हैं दोस्तों। अगला है सॉइल टेस्टिंग। एंड गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। एंड ऑनेस्टली मेरे को नहीं लगा था कि एक दिन में मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन ये वन गो में पूरा वीडियो बना है। मैं जस्ट एक बार उठा था पसीना पोंछने के लिए और चाय पीने के लिए। मैं तो आपको भी कहा था तब कि जाओ आप भी ब्रेक ले लो, आई एम अ गुड टीचर, राइट। चलो, द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस इंग्रेडिएंट्स इन द सॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाय सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग करके उसके अंदर के अलग अलग इंग्रेडिएंट को प्रोपोर्शन, उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स को देखा जा सकता है। ठीक है, ड्यूरिंग सॉइल टेस्टिंग द सॉइल इज एग्जामिन्ड फॉर color, texture and the proportion of organic matter in it. Soil is tested to find out if there is any deficiency of ingredients and you decide what measures should be taken to remove the deficiency. इससे देखा जाता है कि सॉइल के अंदर क्या क्या चीजें हैं और अगर क्या नहीं है तो उस डिफिशियंसी को किस तरीके से दूर किया जा सकता है उस सॉइल में। ठीक है, The soil sample collected for testing is dried and open space in the shade for 8 to 10 days and then it is sifted through a sieve. ठीक है, तो सॉइल जो सैंपल कलेक्ट किया जाता है उसको पहले सुखाया जाता है इन एक ओपन स्पेस में और उसके बाद उसको शिफ्ट किया जाता है शेड में, इन द शेड फॉर 8 to 10 डेज। ठीक है, एंड देन इट इज शिफ्टेड थ्रू अ शीव और उसको एक शीव के थ्रू शिफ्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, टू टेस्ट नेमली पीएच, एंड पीएच का मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट आर पर्टिकुलरली यूज फॉर फाइंडिंग आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल। तो ये से दो टेस्ट करते हैं, पीएच और एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट। तो ये पीएच एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट, जिससे हम सॉइल के उसको फाइंड कर लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को, कैरेक्टरिस्टिक को। ठीक है दोस्तों, अगला है यू कैन डिटरमाइन द फर्टिलिटी ऑफ अ सॉइल इन योर फील्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेस्ट। तो आप अलग अलग टेस्ट करके अपने एरिया के सॉइल को या फिर अपने खेत के सॉइल को आप फर्टिलिटी पता कर सकते हो, जिससे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बेसिकली आप उसमें क्या उपज कर सकते हो, नहीं उपज कर सकते हो, इसकी एक आइडिया आपको आ जाएगी। तो अगला चलते देखते हैं क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ लिखा है पीएच के बारे में। अगर एसिडिक सॉइल है, मतलब सॉइल के अंदर एसिडिक चीजें ज्यादा है, तो उसकी पीएच इतनी होगी, 6.5 से कम होगा। अगर न्यूट्रल सॉइल है तो इतने में उसका पीएच होगा 6.5 to 7.5। और अगर अल्कालाइन है, बेसिक सॉइल है, तो इसमें पीएच हायर देन 7.5 होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये सॉइल में भी फाउंड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। तो ये इन तीनों में से एक टाइप का मिलेगा। अब यहाँ पे लिखा है कॉजेस ऑफ डिमिनाइज सॉइल फर्टिलिटी, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी कम होने के कॉजेस, कुछ कॉजेस बताया है। अभी मैंने कुछ चीप सा किया ना, बट बहुत गर्मी यार। ठीक है, तो सॉइल पीएच लेस देन 6 और हायर देन 8। ठीक है, ये हो सकता है सॉइल के अगर पीएच 6 से कम है और 8 से ज्यादा है तो इसका फर्टिलिटी घटेगा। ठीक है, लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कम है। ठीक है, नो प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर, पानी प्रॉपरली उसमें आ नहीं पाता और वहां से आने का जा नहीं पाता, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है उसका सही। रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ सेम क्रॉप, बार बार आप गेहूं 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 उगा रहे हो उसमें, मतलब सेम क्रॉप बार बार उगा रहे हो। ठीक है, कंटिन्यूस यूज ऑफ सलाइन वाटर, आप उसमें समुद्र का पानी डाल रहे हो, इससे भी उसकी फर्टिलिटी घट जाएगी। उसके बाद है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, तो आप केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हो उसमें, दैट इज वन ऑफ द रीजन। तो दोस्तों, तो यहाँ पे हमने कुछ प्रॉपर्टी देख ली जिसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये 6 प्रॉपर्टीज हमने देख ली, कुछ जो यहाँ पे लिखा है लिस्ट आउट है, तो आप ये अच्छे से समझ लो। यहाँ पे कुछ ऑलवेज रिमेंबर करके लिखा है, ठीक है, जिसको मैं आपको पढ़ने के लिए बोलूंगा। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टडी, और ये काफी सिंपल सा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्टिलिटी डिक्रीजेस बाय हार्वेस्टिंग व्हीट लेग्यूमिनस। ओके, तो ये काफी सिंपल सा है, इसमें बता रहा है कि फर्टिलिटी डिक्रीज कैसे होता है, क्या उपज करके आप फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हो, क्या कल्टीवेट करके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस पेंसिल के साथ, इस पेंसिल के हंसते हुए चेहरे के साथ हम डिक्लेयर करते हैं कि ये चैप्टर, ठीक है, खत्म हो चुका है। ये पेंसिल के हंसते हुए चेहरे के साथ
मैं डिक्लेयर करता हूँ कि ये चैप्टर खत्म हो चुका है। और देखिए पेंसिल कितना अच्छा मुस्कुराता है और ये गायब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि ये पेंसिल मुस्कुराते हुए गायब हो गया था और फिर से प्रकट हो चुके हैं पेंसिल भैया। तो गाइज यहाँ पे हमारा चैप्टर बुरी बुरी तरीके से वो बोलेंगे सर पागल वागल हो गए हो। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हो हमने सब कुछ कवर कर लिया है। तो बैक टू पवेलियन गाइज। तो हे गाइस, हम अपने पवेलियन में वापस आ चुके हैं और ये जो चैप्टर था प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसको मैंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। हम लाइन टू लाइन गए, सारे ट्राइड दिस देखे हमने, सारे एक्सपेरिमेंट देखे, लाल डब्बा पीला डब्बा ऑलमोस्ट सारे थे। 2 डब्बे मैंने आपको दे दिया पढ़ने के लिए। हालांकि 25% जो सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है इस साल वो नहीं आने वाला है, बट पिछले अगले साल जो भी पढ़ेंगे उनके लिए मैंने 2 होमवर्क दे दिया है। तो गाइज ये आप याद रखना, नीचे वीडियो में टाइम स्टैम्प होगा कि कहाँ पे कौन सा टॉपिक कवर किया है टेक्स्ट बुक में से। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक देख करके आप टाइम स्टैम्प से रिलेट करके पढ़ सकते हो अगर आपको कोई भी दिक्कत हुआ तो। एंड गाइज हमने सीखा एयर के बारे में, फिर हमने सीखा वाटर के बारे में, फिर हमने देखा सॉइल के बारे में। तो ये 3 नेचुरल रिसोर्सेज एयर, वाटर एंड सॉइल के बारे में हमने काफी अच्छे से सीख लिया है। एंड मुझे लगता है कि आपने भी काफी इंजॉय किया होगा, क्योंकि मैंने काफी कॉमेडी करके सिखाया आपको, बहुत कॉमेडी कर दिया मैंने, कपिल शर्मा शो जैसा लग रहा होगा कुछ तो। ओके गाइज, एनीवे अगर आप चैनल पे नए हो और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो सब्सक्राइब बनता है और हमेशा वीडियो आके देखना भी बनता है गाइज। लाइक कर दो अगर आपने नहीं किया है अब तक तो। एंड कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट करो। हर वीक में मैं एक बार कम्युनिटी पोस्ट करता हूँ कि आपके डाउट्स के बारे में आप मुझे उस कम्युनिटी पोस्ट में लिख सकते हो, तो मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। राइट, हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे, जिस लाइव स्ट्रीम में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और उस लाइव स्ट्रीम का भी टाइमिंग होगा ऑलमोस्ट शाम को या फिर दोपहर में, तो मैं आपको बता दूंगा, आप लोगों के कन्वीनियंट होगा तो आप वो लाइव स्ट्रीम में देख सकते हो, या फिर अगर आप लाइव स्ट्रीम में ना आ पाए तो बाद में जाकर के आप वो देख सकते हो लाइव स्ट्रीम में। तो गाइज आई होप यू एंजॉयड, एंड विद अ स्माइल एंड विद अ गुड नोट एंड विद अ हाई फाई आई वुड लाइक टू से बाय बाय एंड मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, जो है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम देख लो आप अपने टेक्स्ट बुक में, जो भी है वो करेंगे हम लोग। और आपको कमेंट करना है कि जी हम 1 शॉट वीडियो बनाए या फिर पार्ट में वीडियो बनाए। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कमेंट एंड से मी। तो ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था 1 शॉट वीडियो के साथ। एंड गाइज बाय बाय।